नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरियाना पावर स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज स्टॉक के बारे में 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो हर एक इन्वेस्टर्स को किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल पता होने चाहिए। अगर वो 3 पॉइंट आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। हर एक इन्वेस्टर्स को ये 3 पॉइंट जानना किसी भी स्टॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक के पिछले सालों के रिटर्न। यहाँ पे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको स्टॉक के पिछले 5 सालों के रिटर्न पता होने चाहिए, जहां से आपको एक आइडिया मिलता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे उस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है, और साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है और वो स्टॉक मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में जो दूसरा मेजर पॉइंट है वो होता है स्टॉक होल्डिंग पैटर्न। देखो, आपने मोस्टली देखा होगा जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जाहिर सी बात है आप स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल तो देखते ही हो, वहाँ पे होल्डिंग पैटर्न भी देखते हो। लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ पे प्रमोटर भी ठुक ठुक के भरे हुए हैं, FII और DII ने भी यहाँ पे ठोक ठोक के होल्डिंग भर रखी है, तो भाई यहाँ पे ट्रेड ले लो, स्टॉक आने वाले टाइम में भर भर के रिटर्न देगा। तो भाई ऐसी गलती कभी भी ना करना, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के जो दिखता है वैसा होता नहीं। यहाँ पे कुछ बारीकियां हैं जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली और वो बारीकियां आपको तभी पता चलेगा जब आप उस स्टॉक के बारे में कम से कम 3 या 4 साल तक लगातार एनालिसिस करोगे, तब जाके आपको इन चीज़ों का पता चलता है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहाँ पे समझ लो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है तो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स भी होते हैं। मोस्टली बंदे सोचते हैं भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन उससे भी जो पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो FII और DII होते हैं। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो या फिर मार्केट के एनालिसिस को लेके। देखा जाए तो वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई कोई बड़ी गिरावट मार्केट में होने वाली है, तब जाके वो पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है और तब एक बड़ी गिरावट वहाँ पे जन्म लेती है। देखा जाए तो प्रमोटर सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं और स्टॉक के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। देखा जाए तो किसी भी स्टॉक के अंदर अगर FII और DII का डेटा 15% से ज़्यादा हो जाता है, 10-15% से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे एक बड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मान लो DII और FII की होल्डिंग 35-40% को क्रॉस कर जाता है तो समझ लो उस स्टॉक में आने वाले टाइम में एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और तीसरा जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है उस स्टॉक का फाइनेंशियल कंडीशन। जब मैं आपको ये सवाल करूं कि भाई मुझे स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताओ, तो अपने दिल से एक सवाल करो कि भाई अगर ये सवाल आपसे कोई करेगा तो आप उसको सबसे पहले क्या रिप्लाई करोगे। जाहिर सी बात है आप ये बताओगे कि भैया स्टॉक के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ऐसे आए थे या ऐसे आए थे, स्टॉक ने इतना रिवेन्यू जनरेट किया था। इससे ज़्यादा आप फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, देखो, फाइनेंशियल कंडीशन जानने से पहले आपको उसकी डेटा टेबल चेक करनी चाहिए। ठीक है, देखो, जो रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ पे देखो 3 सबसे मेजर पॉइंट होते हैं जो आपको फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानना जरूरी है। मोस्टली बंदे क्या करते हैं, रिवेन्यू को ही कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट समझते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन समझते हैं। वो सोचते हैं कि भाई रिवेन्यू अच्छा आया तो कंपनी अच्छी चल रही है। ऐसा नहीं होता। देखो, कंपनी के इनकम के कई सोर्स होते हैं।
जैसे भाई कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट हो गया, जहाँ पे कंपनी अपने दम पे क्या प्रॉफिट जनरेट कर रही है, साथ में मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ से कितना रिटर्न आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, स्टॉक मार्केट में उसने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या म्यूचुअल फंड वगैरह में या इंश्योरेंस में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इस तरीके से काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के रिवेन्यू के, और वो सारा रिवेन्यू मिला के तब जाके एक टोटल रिवेन्यू बनता है। लेकिन उसमें जो सबसे मेजर पार्ट होता है उस रिवेन्यू का पार्ट, वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। भाई कंपनी ने अपने स्टाफ, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट के बेस पे आखिर कितना रिवेन्यू जनरेट किया, वही कंपनी का रियल रिवेन्यू होता है। अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर पाती तो समझ लो स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। दूसरा जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक के रिजर्व और सरप्लस को देख के कि भाई कंपनी के पास कितना रिजर्व है। मान लो आप कमाते हो महीने के 50,000 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, लेकिन आपकी सेविंग आपने 4-5 सालों में सेविंग करके 8-10 लाख रुपए की सेविंग कर ली, तो भाई उससे पता चलता है कि भाई आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है। ठीक है, कि आपके पास रिजर्व में इतने पैसे रखे हुए हैं। और उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट का, कि मार्केट में कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो सीमित दायरे में बिजनेस करती है और एक सीमित दायरे में सिमट के रह जाती है, और काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड करती है, और ऐसे स्टॉक में स्कोप भी ज़्यादा मिलता है और उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई कंपनी सीमित दायरे में रह जाती है तो वहाँ पर आपके स्कोप भी खत्म हो जाते हैं और वहाँ पर आपके आने वाले टाइम में रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों यही तीनों पॉइंट आज मैं स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ओरियाना पावर स्टॉक को लेके, अगर स्टॉक के पिछले 5 सालों के रिटर्न मैं आपको बताऊं तो भाई ये सारे रिटर्न आपके सामने स्क्रीन पे है। देखो स्टॉक को मार्केट में आए हुए इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन अगर 5 साल नहीं तो जितने भी टाइम से स्टॉक में है उसका आपको रिटर्न पता होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे स्टॉक को मार्केट में आए हुए करीब यहाँ पे 2 साल का टाइम हो गया है। तो 2 साल तक के रिटर्न में अगर बात करें तो भाई स्टॉक ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है, स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस दी है, एक नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है। तो देखा जाए तो इससे हमें पता चल जाता है भाई स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको एक स्टॉक में अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम लेना है तो स्टॉक को कम से कम 1 साल या उससे लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम रिटर्न स्टॉक ने 2 साल में दिया था, यहाँ पे 356% का रिटर्न दिया था, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा 3.5 गुना से ज़्यादा करके दिया था। आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 83.39% थी, जो इस साल घट के हो गई है 57.97%। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। पहला कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 50% से ज़्यादा है, और दूसरा ये कि भाई यहाँ पे 83% के करीब से गिर के ये स्टॉक 57.97% के करीब आ गया, मतलब करीब 58% के करीब आ गया। एक बड़ी गिरावट स्टॉक में यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स DII और FII की होल्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखो DII की होल्डिंग पिछले साल भी 0 थी, इस साल भी 0 है, मतलब DII का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर बात करें स्टॉक में FII की होल्डिंग की तो पिछले साल भी FII की होल्डिंग 0% थी और इस साल भी FII की होल्डिंग 0% है। तो यहाँ पे FII और DII बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं कि भाई स्टॉक में कोई फ्लक्चुएशन या गिरावट हमें देखने को नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेके, तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले जुलाई 2023 के अंदर स्टॉक में प्रमोटर की पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल अचानक बढ़ के 35.06% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर ने जितनी होल्डिंग यहाँ पे रिलीज की है वो सारी होल्डिंग लगभग घूम फिर के पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में आके गिर गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी पब्लिक इन्वेस्टर्स का रेशियो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी चल रहा है। अब बात करते हैं स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। अगर स्टॉक के रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का टोटल रिवेन्यू है 386 करोड़। यहाँ पे देखो जो अमाउंट चल रहा है वो करोड़ों के अंदर चल रहा है, ठीक है। और अगर कंपनी के टोटल खर्चों की बात करें तो वो चल रहे हैं 302 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की कोशिश करना आप, जो मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, कंपनी का यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे 81 करोड़ के आसपास है, मतलब 81 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो आप, भाई कंपनी का टोटल रिवेन्यू अगर 386 करोड़ है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 81 करोड़ है, तो बाकी रिवेन्यू कहाँ से जनरेट हुआ कंपनी के पास? देखो 81 करोड़
करोड़ वो प्रॉफिट है जो कंपनी ने अपने बलबूते पे अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे यहाँ पे गेन किया है। तो बाकी प्रॉफिट कहाँ से आया, तो वो बाकी प्रॉफिट के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे अदर इनकम हो गया, मार्केट से इंटरेस्ट कैप्चर करना हो गया, और भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब कंपनी के रिजर्व की बात करें तो भाई अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी का रिजर्व मात्र 1 करोड़ था, जो मात्र 4 साल में कंपनी ने बढ़ा के अपने रिजर्व को 127 करोड़ कर दिया। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें स्टॉक में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कंपनी के टोटल खर्चों के बारे में। तो कंपनी के टोटल खर्चे मार्च 2020 के आसपास 13 करोड़ के आसपास थे, जो इस साल कंपनी के खर्चे बढ़ के 410 करोड़ हो गए। तो देखा जाए तो कंपनी के जैसी जैसी इनकम बढ़ रही है, कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी में मार्केट में आखिर कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो भाई यहाँ पे 2020 में 0 करोड़ था, धीरे धीरे करके अगले साल 1 करोड़ हुआ, फिर 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, फिर 0 करोड़ कर दिया, और इस साल भी कंपनी ने मार्केट में कोई भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि भाई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में कंपनी बिल्कुल नेगेटिव परफॉर्मेंस के साथ चल रही है, और यहाँ पे ये कह सकते हैं भाई कंपनी एक सीमित दायरे में अपना बिजनेस करना चाह रही है। तो यहाँ पे आपको एक बड़ी नेगेटिव परफॉर्मेंस ये देखने को मिलती है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर रही। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओरियाना पावर स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, या ये 3 पॉइंट बिल्कुल नहीं पता है, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।